नमस्कार। हिंदी कविता फेसबुक पेज के साथियों, आज फिर मैं रेखा सेठी आपके साथ हूँ और आज मेरी मेहमान बहुत ही अजीम मेहमान हैं, बहुत ही खास हैं, जिन्होंने साहित्य के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी इतना काम किया कि अपने लिए एक खास जगह बनाई है, विमल थोराट जी। कोई भी स्त्री या जेंडर पे जब भी बात करते हैं, जेंडर पे कोई भी बातचीत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम जाति के सवाल पर बात ना करें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कितना भी महान कहें, लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है, वो जातिवाद है। और अनेक असमानताओं के बीच, चाहे वो लिंग आधारित हो, वर्ग की हो या जाति की हो, अगर हम सपना बुनेंगे एक समता मूलक समाज का, तो वो समता तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि इन सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम नहीं करते, इन सवालों को अपने निकट सुलझाते नहीं और शिक्षा और सशक्तिकरण के दम पर इस समाज का चेहरा बदल नहीं देते। तो जाति और जेंडर के सवालों पर विमल जी से आज हम बातचीत करेंगे। विमल जी ने बहुत कोशिशें करके एक तरह से जो जाति की पीड़ा है, जो दलित अस्मिता है, उसको अपने लेखन में और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में और साथ ही साथ आलोचना के क्षेत्र में मुख्य धारा में प्रविष्ट कराया है, फोरग्राउंड किया है, उन पर बात की है। और संभवतः जो लोगों ने शुरू की थी ये बात, जिन्होंने ये मोर्चा संभाला, जिन्होंने ये मुहिम की तरह इस बातचीत को आगे बढ़ाया, उनमें विमल जी अग्रणी हैं। विमल जी, इस बातचीत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। रोज की तरह मैं अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को फिर से बता दूं कि आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, लेकिन आज जो सिलसिला रहेगा, मैं खुद प्रश्नों के माध्यम से ही विमल जी से बात करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि अगर वो कहीं से भी शुरू करेंगी तो संभवतः एक या दो पक्षों पर ही बात हो सकेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कई छोटे बड़े सवाल इसमें उठाएं। निश्चित है कि सब तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जाति के प्रश्न को जेंडर के साथ जोड़कर विमल जी आप किस तरह देखती हैं, इसी बिंदु से बात शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे हिंदी कविता फेसबुक पर बुलाया गया है। और आज का जो विषय है वो आपने बता ही दिया है आपके प्रस्तावना में। ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी था कि एक ऐसा मंच हमें मिले जिस पर जेंडर से जुड़े सवाल, जाति से जुड़े सवाल और दलित साहित्य में उसकी जो अभिव्यक्ति है उस पर बातचीत हो। और बहुत सी शंकाएं अभी और बहुत सी उत्सुकताएं, बहुत से सवाल अभी लोगों के मन में अभी भी है, क्योंकि अगर हम 50 साल पहले की बात शुरू करें, जब दलित साहित्य का उद्भव और विकास हुआ था, दलित पैंथर की स्थापना के तुरंत बाद महाराष्ट्र में दलित पैंथर एक बहुत बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक मूवमेंट बनी थी, जो स्वतंत्रता के बाद की पहली पीढ़ी, जो शिक्षित पीढ़ी थी, उन्होंने देखा कि 25 साल के बाद भी दलित और संविधान के होते हुए भी और संवैधानिक अधिकारों के बावजूद जो स्थितियां नहीं बदली है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, और जो जाति का ध्रुवीकरण है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
दलितों पर होने वाले उत्पीड़न की संख्या भी नहीं घटी, बल्कि आए दिन दलित महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, जैसे कि पहले हो रही थी। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में और स्वतंत्रता के बाद के 25 साल के बाद की स्थिति में बहुत फर्क नहीं आया था। तो उस पहली पीढ़ी जिसमें नामदेव ढसाल और राजा ढाले, जवी पवार, अर्जुन डांगले और तमाम लोग जो थे, तो उन्होंने ये एकदम युवा वर्ग था और बहुत अंदर से बहुत विद्रोहात्मक प्रकृति का था, क्योंकि जाति के सवाल पर जब भी कहीं बात होती तो लोग यही कहते, आम धारणा यही थी कि अब तो संविधान ने जातिगत जो भेदभाव है उसे खत्म कर दिया है, अब कहाँ जाति भेद रहा है। लेकिन जो जो व्यवहार में या जो सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य था उसमें कहीं पर भी कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। तो दलित साहित्य का ये जो उद्भव है यहाँ से शुरू होता है, और खास तौर पर इसी समय पश्चिम में, खास करके अमेरिका में ब्लैक पैंथर की भी शुरुआत इसी तरह से हुई थी कि गुलामी जो स्लेवरी खत्म होने के बाद और स्लेवरी खत्म करने का जो कानून लागू होने के बाद भी स्लेवरी के जो भी स्लेवरी ब्लैक लोगों को स्लेव की तरह ही बर्ताव किया जाता था, और उनके साथ भी इसी तरह के उत्पीड़न की घटनाएं और उनके साथ आर्थिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव तो नहीं था, लेकिन वांशिक या रंग भेद का बहुत ज्यादा से बहुत प्रताड़ित। तो वहां उन्होंने ब्लैक पैंथर की शुरुआत की थी, और बहुत ही एक बहुत ही प्रतिरोधी साहित्य का एक स्वर वहां से उठा था। तो दलित पैंथर ने वहां से ये कल्पना दी थी, और ब्लैक पैंथर की जगह उन्होंने दलित पैंथर ये नाम भी दिया था। जो पहला जो पोस्टर है दलित पैंथर का, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ब्लैक पैंथर की जगह यहाँ पर भारतीय जो पैंथर है उसका चित्र है, और बाकी जो है उसका फर्स्ट बहुत ही अच्छा। अगर मुझे मिलता तो मैं शायद आपको दिखा पाती, इस समय नहीं है मेरे पास। तो दलित साहित्य का जो स्वर है या दलित साहित्य की जो शुरुआत है वो इस तरह से हुई, और ये सभी दलित पैंथर जो थे, जो युवा पैंथर जो थे, वो सभी रचनाकार थे, सभी ने कविता, और शुरुआत कविता से ही हुई है। दलित साहित्य का सबसे जो प्रखर स्वर है वो कविता में उभरता है, और कविता बहुत मारक कविताएं थी। दलित जीवन के संदर्भ में जितने भी उसकी परतें थी, जो दलित जीवन की जो परतें हैं, जो अलग अलग तरह के जो उसके जीवन की जो परतें हैं, वो उसको तो मूल प्रकृति में दलित साहित्य मानव मुक्ति का साहित्य है, और ये मुक्ति उस जाति व्यवस्था से है चाहते थे, और चाहते भी है अभी तक जाति व्यवस्था उसी तरह से कायम है जैसे कि उस समय थी। और बहुत फर्क हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि दलित पैंथर की शुरुआत जब हुई तो मैं भी युवा अवस्था में थी, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। जाति व्यवस्था की जो एक पूरी संरचना है, जो सोपानिक संरचना है, उसके जो उसके आधार पर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जितने भी पहलू है उसके, और जितना भी इस समाज में उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के कितने ही प्रयास हुए हैं लेखन के मार्फत, और राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हुई बनी है दलित नेतृत्व में, उन्होंने भी इसकी कोशिश की है, और तमाम जो जाति के जितने भी जो
जो प्रतिगामी जो रूप है, जो ब्राह्मणवादी जो उसका ढांचा है, उस ढांचे को तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई है। ये कोशिशें अभी की नहीं है, ये कोशिशें हम अगर मानते हैं भारत में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त सामाजिक आंदोलन एक जिसे हम गरम दल और नरम दल कहते हैं, तो जो गरम दल था वो केवल स्वतंत्रता की बात कर रहा था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता हमें चाहिए, और सिर्फ स्वतंत्रता लेने के बाद फिर हम अंदरूनी जो सवाल है हमारे, जो सामाजिक आर्थिक भेदभाव है, या जो नारी के संबंध में जितने भी जो रूढ़ी रीतियां हैं, या उसके प्रति जो भावनाएं हैं, उसके प्रति जो भेदभाव का रवैया है, इसको हम बाद में सुलझा लेंगे, बाद में हम आपस में बैठकर इसे ठीक करेंगे। तो ये बात तब ये हो रही थी, और जो दूसरा दल जो था, जो सामाजिक मुक्ति की बात कर रहा था, वो जाति व्यवस्था की निर्मूलन की बात कर रहा था। जाति व्यवस्था बदले, महिलाओं के संबंध में जितनी भी रीतियां थी, जो पारंपरिक जो धार्मिक रूढ़ियां थी, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो ये बराबर चल रहे थे। जिस दिन पहले दिन ये गरम दल का कॉन्फ्रेंस होता, सम्मेलन होता, और दूसरे दिन उसी हॉल में या उसी पेंडॉल में गरम दल का सम्मेलन होता। लेकिन भारत बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन, और उसमें जो है ये बात किनारे पर डाल दी गई। और स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने भी ये बात लिखी है कि अगर हमारा संविधान स्वतंत्रता, समता और न्याय के मूल्यों पर आधारित होने के बावजूद भी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है, ये बदलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए समाज को बदलना होगा, उस मानसिकता को बदलना होगा, उस सोच को बदलना होगा, और ये लोगों पर निर्भर करता है, ये जनता पर निर्भर करता है, जो ब्राह्मणवाद की इस पारंपरिक जो रीति रूढ़ियां है या जाति व्यवस्था का जो एक पूरी संरचना है, उसे बनाए रखने में जिनका बहुत ज्यादा लाभ है या जिनको बहुत ज्यादा सुविधाएं उससे मिल रहे, वो लोग बदलने के लिए तैयार नहीं। और वही हुआ। वरना जब प्रगतिशील लेखन का इतना बड़ा एक आंदोलन चल रहा था, तो दलित लेखन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर वहां पर दलित या जाति का मुद्दा लिया जाता, जाति के सवाल को केंद्र में रखकर, कि जाति के कारण यहाँ पर एक इतने बड़े समुदाय, उस समय की बात नहीं करते हैं, आज की बात करते हैं। आज दलित जो भारतीय दलित जनसंख्या है वो 18 करोड़ के आसपास है। तो अगर 18 करोड़ जनता को अस्पृश्य मानकर या उनसे छुआछूत का बर्ताव किया जाता है और तमाम तरह के उनके ऊपर निर्बंध लगाए जाते हैं, आज भी कुएं पर चढ़ना मुश्किल है, एक कुएं पर पानी भरना। और कोरोना के समय में, इस समय कोरोना का जो समय है इतना भयंकर, उस समय भी लोग जातिवाद को नहीं भूले हैं। मतलब एक तरफ से ऐसा देखा जाए कि कोरोना से भी बढ़कर ज्यादा लड़ाई इस समय दलितों को जातिवाद के सवाल को करनी पड़ रही। उसी तरह का दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं है, आज भी पानी के लिए अभी भी दूसरा कुआं ढूंढना पड़ता है, या क्या कहते हैं उसे, जो से पानी हैंडपंप पर जाना पड़ता है, या अगर एक ही है तो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। और अगर पहले किसी ने छू लिया, दलित ने, किसी लड़की ने या महिला ने छू लिया,
तो उसको जो आने वाली सवर्ण महिला जो पानी भरने को कोई भी आता सवर्ण समाज से, वो उसे पहले धो लेगा। ये सरकारी हैंडपंप की बात है। और कुएं तो बटे हुए ही हैं, और कुओं पर चढ़ने के कारण अनेक लोगों को अभी भी दलितों को मार पिटाई होती है, मर्डर होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। कोरोना के समय हमने देखा कि 45 ऐसी केसेस हैं जो बहुत निर्घुण तरह की केसेस है अत्याचार की, जो महिलाओं पर हुई है। महिलाओं पर होने वाली केसेस को मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच ने, इन केसेस को इसकी फैक्ट फाइंडिंग की है प्रत्यक्ष जाकर। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी के समय में भी लोग जाति की इस जाति का ये जो स्ट्रक्चर है, गिरफ्त है, हाँ, उससे अभी हटना नहीं चाहते, भूलना नहीं चाहते, बल्कि उसके आधार पर लोगों को और ज्यादा सताना चाहते हैं। उनके हाथ से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके हाथ से उनका घर बार छीना जा रहा है, मार पिटाई हो रही है, लड़कियों और महिलाओं पर गैंग रेप तक हुए हैं, मर्डर हुए हैं। तो ये इस तरह की जो समस्या ये है, तो इसे और जिसका आधार इसलिए नहीं ये समस्या खत्म हो रही है कि हमारा संविधान है, संविधान और संविधान में संवैधानिक कानून है, और कानून भी काफी कड़े हैं, कड़े कानून है, ऐसे एक्ट लगा हुआ है, और पिनल कोड, सिविल पिनल कोड भी है, और महिलाओं के लिए तमाम जितने भी कानून हैं, इसके बावजूद भी अगर ये जाति का सवाल अभी भी खत्म नहीं होता है, और उसके आधार पर एक संपूर्ण इतने बड़े संख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को हाशिए पर ढकेला जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, घृणा की जाती है, और उन्हें इंसान मानने को तैयार नहीं। तो ये जो धार्मिक ग्रंथों का जो प्रभाव है, जिसमें खासकर मनुस्मृति का जो प्रभाव है, जिसने जाति जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्माण किया, और जिसने सबसे नीचे स्तर पर, चौथे स्तर पर अस्पृश्य को रखा, जो कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ही उसे उसका निर्माण हो। और यहीं तक सीमित नहीं रहा है मनुस्मृति, यहीं तक सीमित नहीं रही। उसने जन्म के आधार पर धंधों का भी बंटवारा कर दिया, काम का भी बंटवारा कर दिया। तो ऐसे काम उनके हिस्से में आए जिससे आमदनी मामूली से आमदनी होती है, तो इसलिए गरीबी का भी वहां पर प्रभाव है। तो अगर हम भारतीय पूरी संरचना की बात करें, तो उसमें सामाजिक संरचना की, तो सबसे नीचे जो आता है वो दलित है। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित मतलब अस्पृश्य, शूद्र और अस्पृश्य, अस्पृश्य पांचवा वर्ण माना जाता है, उसे वर्ण व्यवस्था के बाहर का है। वो अस्पृश्य है, उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, उसे उसके छुआ हुआ भी नहीं खाना चाहिए, और तमाम चीजें है। और उसके भीतर जो महिला, जो दलितों में जो महिला का, जो दलित महिला का स्थान है, वो अगर एक नक्शा निकाला जाए और एक ग्राफ खींचा जाए, तो उस ग्राफ का जो अंतिम सिरा होगा, नीचे आने वाला, उसके अंतिम सिरे पर दलित महिला खड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि दलित समुदाय में अगर पुरुषों के साथ ही इतना बुरा व्यवहार होता है, तो जिस समाज में महिलाओं के साथ, क्योंकि ये जो है भारतीय व्यवस्था पितृसत्ताक व्यवस्था है, और पितृसत्ताक व्यवस्था में जो स्त्री का स्थान दोयम है, लेकिन यहाँ पर दलित स्त्री का स्थान उससे भी और कमतर है, क्योंकि सवर्ण स्त्री भी दलित स्त्री को निम्न मानती है, वो भी उसके साथ भेदभाव करती है। तो जाति और जेंडर के इस सवाल को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि अगर विकास की या प्रगति का अगर एक प्रगति की अगर एक सीढ़ी बनाई जाए, तो सबसे आखिरी पायदान पर दलित स्त्री खड़ी है। मैं एक
एक बात इसी बिंदु से जोड़ना चाहूंगी। आपने 2-3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया। एक तो जो अस्पृश्यता की बात आपने जातिवाद के साथ उठाई है, तो जो दलित आत्मकथाएं हैं जिनसे कि दलित साहित्य की प्रस्तावना बनी, या ये कहना चाहिए कि उसने अपनी जमीन तैयार की, उसमें आत्मकथाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। और क्योंकि ये जो भोगा हुआ यथार्थ, स्वानुभूत यथार्थ जो उन्होंने अभिव्यक्त करना शुरू किया, तो उससे साहित्य की पूरी जो हमारी परिभाषा है, साहित्य के हमारे जो मानक है, वे सब बदलने लगे। तो एक तो ये एक बिंदु है जिस पर मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी आत्मकथाओं के विषय में। और दूसरा बिंदु जो आपने उठाया वो स्त्री का है कि ये जो पूरा मसला है, मैंने एक बार सुशीला टाकभोरे जी का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि दलित होने की पीड़ा बड़ी है या स्त्री होने की, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से दलित होने की पीड़ा बड़ी है, लेकिन दलित स्त्री की जो स्थिति है वो सबसे, जैसे आप कह रही हैं कि बिल्कुल उसमें कोई पायदान बने या पदानुक्रम बने, तो जो सबसे निचले पायदान पे होगी वो दलित स्त्री होगी। और हम देखते हैं कि जैसे उसकी देह हिंसा की साइट बनती है सबको सबक सिखाने के लिए, तो उससे ज्यादा यातना में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो बात आप रख रही हैं, लेकिन रजनी तिलक ने एक बात कही थी कि जहां तक ये सवाल है कि जाति के सवाल पे जो दलित स्त्रियां हैं वो अपने वर्ग के पुरुषों के समान हैं, लेकिन जो पुरुष वर्ग है इसमें वो इतनी यातना सहने पर भी अपने साथी को भी मुक्त रखे, ऐसा नहीं हो पाता। मतलब आगे कहते तो है कि दुख सबको मांझता है, लेकिन संभवतः उनको ऐसे नहीं मांझता कि वो अपने साथी जिसका शोषण वे कर रहे हैं उसको मुक्त रख पाते। तो कहती हैं कि जब जेंडर का सवाल होता है तब हम अलग हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी पितृसत्ता उसी तरह ऑपरेट करती है जिस तरह की बाकी समाज में करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी बातें महिला रचनाकारों की आत्मकथाओं में भी आती हैं। तो एक कैसा बिंब आपके सामने उपस्थित होता है दलित साहित्य को लेकर, जिसमें ये दोनों ही सवाल एक दूसरे के बरक्स लगातार जैसे एक दूसरे से होड़ ले रहे हों, और यातना और संघर्ष के का ऐसा ग्राफ बनता चला जाए कि जिसमें आपको सिरा ढूंढने में भी कठिनाई हो। तो इन सब बातों पर आप क्या सोचती हैं, उस पर कुछ टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, दलित समुदाय में, दलित वर्ग में दलित महिला का सवाल बहुत पेचीदा है, बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि वो तेहरे शोषण झेलती है इस समाज में। एक तो वो दलित है, स्त्री है, और उसके बाद वो गरीब है, मजदूर है। क्योंकि दलित जो है, दलितों का दलित भूमिहीन लोग है, क्योंकि मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अस्पृश्यों को, शूद्र और अस्पृश्यों को जमीन या किसी तरह की जायदाद, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और अगर है, होगा भी उनके पास, तो वो किसी भी समय छीन सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, और उस पर कोई आवाज नहीं उठे। तो यही रहा है कि आज भी जो है दलित भूमिहीन मजदूर है, और ज्यादातर मजदूरी या दिहाड़ी करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत कम जो है तबका जो है, जो मध्य मार्ग में आ चुका है, जो कि शिक्षित होकर सरकारी नौकरियों में आया है, या प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर जो है कि आरक्षण के कारण वो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां पा रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो तबका जो गांव में रहता है या शहरों में मजदूर के रूप में जो माइग्रेट होकर आता है,
जो कि हमने कोरोना के समय देखा कि जो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो मज़दूर गाँव चले गए हैं, पैदल गए हैं, सैकड़ों मील दूर उनके अपने-अपने घरों की तरफ अ गए हैं कि वहाँ पर कम से कम खाने को, रहने का ठिकाना तो होगा। तो वो सबसे ज़्यादा संख्या जो थी उसमें दलित ही ज़्यादा थे, दलित और आदिवासी। ये बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा से आए हुए दलित अ, मज़दूर थे, मज़दूर हैं। तो हम देखते हैं कि अगर उसमें दलित महिलाओं की स्थिति को देखें, तो दिल दहलाने वाले अनुभवों से उसे गुजरना पड़ता है। रेप और गैंगरेप तो इतने सामान्य माने जाते हैं कि अगर किसी अ, सवर्ण का किसी लड़की के मतलब बिना वजह अगर कोई खेत में से गुजर रहा है या खेत में शौच के लिए 2 बच्चे शौच के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनके पास शौचालय नहीं है, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि उनको वो शौचालय बना सकें। अभी थोड़े ही समय पहले 2 बच्चों को सवर्णों ने उनके खेत में वो बच्चे शौचालय के लिए गए थे और वहीं पर उनको घसीट-घसीट कर मार दिया गया। तो ये स्थितियाँ अभी बहुत दर्दनाक स्थितियों से दलित समुदाय गुज़र रहा है। महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये देश स्वतंत्र है या नहीं? यहाँ दलित आज़ादी का एहसास भी कर रहे हैं या नहीं? तो जिसका जब मन किया लड़कियों को उठा लेते हैं। हरियाणा में तो जो रेप और गैंगरेप की जो संख्या पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है और खास करके 14 के बाद जो बढ़ी है, वो बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि जब बच्ची घर से निकल के स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है या काम के जगह जाती है, तो माँ-बाप को ये नहीं मालूम कि बच्ची हमारे घर वापस लौटेगी या नहीं। बच्चियों को रास्ते में ही या स्कूल से अगवा करके, अपहरण करके उनको उनकी लाश ही घर पर आती है। ये हमारे देखे हुए और हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से उस पर हम लोगों ने इन केसेस को स्वयं देखा है और न्याय तक पहुँचाने की कोशिश की है और बहुत सारे केसेस में न्याय भी दिलवाया है और अभी भी ये काम चल रहा है। तो स्त्री की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी भयावह है कि वो अपने स्वयं के घर में सुरक्षित नहीं। सुरक्षा कौन देता है? राज्य की तरफ से सुरक्षा मुहैया की जाती है और राज्य अगर सुरक्षा के वो जो दायरे हैं, अगर वो खींच ले दलित समुदाय से या महिलाओं की सुरक्षा से, तो वो सुरक्षाहीन हो जाती है और कभी भी कोई भी उसके ऊपर अत्याचार करके उसका मर्डर भी कर सकता है। हम लोग देखते आ रहे हैं कि झज्जर हुआ जिसमें 5 दलित युवाओं को कत्ल कर दिया था, जबकि वो मरी हुई गाय का क्योंकि जो चमार समुदाय है वो चमड़ा निकाल कर उसे सुखाकर बाजार में बेचते हैं और वही उनका पुश्तैनी धंधा है। और ये पुश्तैनी धंधा इसलिए है कि मनुस्मृति के अनुसार उन्हें ये काम करने का यही काम उनके हिस्से में आया। तो और उसे उभरने की कोशिश करते हैं तो उसे छोड़ने नहीं दिया जाता है, उन पर दबाव आता है। हरियाणा में फिर उसके बाद गोहाना होता है। गोहाना में 61 घर जलाकर राख कर दिए जाते हैं और दलित बस्ती गांव के बीचों बीच आ गई थी। उस केस में उस घटना का हम लोगों ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने बहुत ज्यादा उस पर काम किया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगह पर, केंद्र में भी और राज्य में भी हरियाणा। वो 61 घर जलने के बाद गांव के जो जाट थे उन्होंने ये कहा कि अरे इस घर में तो गैस का चूल्हा है, अरे इनके घरों में तो
लोहे की अलमारियां हैं। अरे इनके घरों में तो डबल बेड भी लगे हुए हैं। तो ये दलितों को इसका अधिकार नहीं है, अच्छे जीवन जीने का अधिकार नहीं। उसमें आप सोच सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति हुई। उस समय अगर महिलाएं बच्चों के साथ और पूरा परिवार अगर सुबह 5 बजे मुंह अंधेरे अगर घर से भाग नहीं जाते दूसरे गांव में, तो ये दूसरा गुजरात वहां होता, क्योंकि उसी तरह से घरों को जला दिया गया था, जैसे कि गैस के सिलेंडर तोड़कर या पेट्रोल डालकर, और इसकी तैयारी बहुत समय से हुई। तो हम इसलिए ये बता रहे हैं कि ये उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि ये घटनाएं कम नहीं हुई। उसके बाद मिर्चपुर हुआ है, ये हरियाणा की ही बात है, और हरियाणा में ही लड़कियों पर इतने अत्याचार हुए हैं, इतनी घटनाएं हुई अत्याचार की कि हरियाणा को रेप स्टेट कहा जा रहा था। देश में नहीं विदेश में भी ये छवि बनी है हमारे एक राज्य की। और जहाँ पर एक स्कूल में 150 लड़कियां स्कूल से गायब, ये घटना ये शीर्षक से एक समाचार छपा था हरियाणा के ही एक पेपर में, न्यूज़पेपर में, कई न्यूज़पेपर में। तो हम लोगों को इसकी जानकारी चाहिए कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कि लड़कियां कहाँ गई, चली गई, या लड़कियों को मार तो नहीं दिया गया। तो बाद में स्कूल के अध्यापक से बात हुई, तो रजिस्टर पर उनके नाम छपे हैं, डाले हुए हैं, बाकायदे उस छात्राएं, उस स्कूल की छात्राएं हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं गया। कई महीनों से उनका स्कूल में आना बंद हो गया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कि घर से लड़कियां स्कूल जा रही हैं और स्कूल से घर पर वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इतना वहां पर माहौल जातिवाद के कारण, और दलित स्त्री या दलित लड़की भोग की वस्तु है, ये सोच वहां के जो दबंग लोग हैं या जो डोमिनेंट कास्ट है, उनके उनके अंदर ये सोच है कि ये लड़कियां या महिलाएं हमारे भोग की वस्तु है, हम इनको कहीं पर भी पकड़ सकते हैं और इनको मार भी सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि राजनीतिक तक हमारे हाथ लंबे हैं। और ये बहुत ही क्या कहेंगे, एक फ्यूडल सिस्टम से आए हुए जो लोग हैं, ये लगातार हो रहा था और ये अभी भी जारी है। ये ऐसा नहीं आत्मकथाओं में भी इसके प्रसंग आते हैं ना जी। तो इसी तरह के प्रसंग आप हम बताएंगे कि इसी तरह के प्रसंग बेबी कामले, जो मराठी की सबसे पहली आत्मकथा, महिला आत्मकथा मानी जाती है, और उसके बाद शांताबाई कामले, उनकी भी आत्मकथा, मुक्ता सर्वगौड़ जो आदिवासी महिला है उनका, फिर उर्मिला पवार जो उनकी अवदान, जिसे आयदान मतलब जो रोटी रखने का एक टोकरी होती है, बांस की टोकरी बुनी जाती है, उसे आयदान कहते हैं। उनका एक आत्मकथन आया हुआ है। बहुत सारे आत्मकथन हमारे सामने है। बैसंत्री का दोहरा अभिशाप, हमारे सामने है। सुशीला टागोरे की शिकंजे का दर्द, और रजनी तिलक का मेरी जमी मेरा आसमान। तो ये सारे आत्मकथनों में दलित स्त्री के ऊपर होने वाले जो बाहरी अत्याचार, बाहर का जो सवर्ण समाज है, उसके तरफ से होने वाले अत्याचारों की बहुत दर्द भरी उसमें कथाएं आती है, उपकथाएं आती है। और जो दलित समुदाय है, जो दलित समुदाय का अपना जो पितृसत्ता है, उसकी तरफ से भी उसका जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके भी उदाहरण उसमें आते हैं। बेबीताई कामले की आत्मकथा जो है, मैंने अपने पाठ्यक्रम में लगाई है। हिंदी के पाठ्यक्रम जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में लगा है,
बनाया है सेकंड ईयर के लिए, एमए सेकंड ईयर के लिए जो बनाया है भारतीय दलित साहित्य एक विशेष अध्ययन, जिसमें 17 भाषाओं के साहित्य को, 17 भाषाओं में लिखे गए साहित्य को अनुदित करके, उसके टेक्स्ट को अनुदित करके हिंदी में उस पर ये पाठ्यक्रम पूरा बना है। बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, पूरे 4 पर्चे है उसमें, 4 पेपर से। तो उसमें ये आत्मकथन लिया गया है, इसका अनुवाद किया गया था, अनुवाद उपलब्ध है अभी, और इंग्लिश में भी उसका तो वो जो दलित समुदाय के जीवन के बारे में लिखती है कि कैसा जीवन था, मतलब ये 50 साल पहले लिखा हुआ आत्मकथन है, लेकिन छपा बाद में, बहुत बाद में, लेकिन लिखा उस समय की, जो उनके बचपन से उन्होंने जो दलित समुदाय को देखा, तो वो लिखती है, जीवन हमारा की विशेषता है कि इसमें, मैं अपनी बात लिख रही हूँ, कि इसमें व्यक्तिगत जीवन संदर्भ और संघर्ष का चित्रण अत्यल्प है, बल्कि दलित वर्ग उसके संपूर्ण अच्छाइयों बुराइयों के साथ चित्रित हुआ है। और जो बेबी कामले जो कह रही है, बताती है कि गुलामी की इस सर्वग्रासी प्रक्रिया के विकराल स्वरूप और उसके चंगुल में फंसे दलित समुदाय, विशेष रूप से दलित स्त्री की लाचारी तथा पीड़ा की जैसी अभिव्यक्ति रचना में बेबी कामले ने की है, वैसी कोई गैर दलित तो क्या दलित पुरुष भी नहीं कर सकता। एक उन्होंने अपनी कथा में एक बहुत ही दर्दनाक प्रसंग उन्होंने लिखा है, मैं उसको पढ़ दूं तो अच्छा रहेगा, कि बेबी ताई लिखती है, ऐसी अनेक लड़कियों को देख चुकी थी जिनके ससुर ने बहू की नाक काटकर उसे घर से बेघर कर दिया था। स्त्री की गुलामी की यह दास्तान महज 50 वर्ष पुरानी है, जिसे बेबी ताई अत्यंत व्यथित हृदय से लिखकर बयान करती है। एक और भयंकर प्रसंग जो दलित उत्पीड़न के संदर्भ में लिखा है, कि जो उस समय बाल विवाह होते थे, और अभी भी हो रहे हैं राजस्थान और बिहार में। तो उस समय जब बाल विवाह होता था तो लड़की को तुरंत ससुराल जाना होता था। ये नहीं जो कि उत्तर भारत में जो गौना जो होता है, कि जब तक लड़की बड़ी नहीं, सयानी नहीं होगी, प्योरिटी नहीं आएगी, तब तक बच्ची अपने घर पर रहेगी माँ बाप के बाद, उसके बाद वो ससुराल जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा नहीं थी। शादी होती ही, चाहे वो 10 साल की है, 12 साल की है, 15 साल की है, उसे तुरंत ससुराल जाना पड़ता था। तो ससुराल जाने के बाद उसके ऊपर काम का बहुत बोझ डाल दिया जाता था, खाना बनाना, तमाम घर के सारे काम करना, और कभी कभी छोटी बच्चियों को ये काम करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि माँ बाप के घर में शायद उतना काम उनके जिम्मे नहीं था। तो एक जैसे उम्र कैद की सजा जैसी एक उनको जैसे मिली। तो एक प्रसंग में बेबी ताई बताती है कि एक बच्ची घर से भाग जाती है रात में, बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती है, बहुत दुख उसे झेलना पड़ता है। तो रात के अंधेरे में एक कपड़ा अपने बगल में दबाकर वो वहां से अपने मायके भाग जाती है। अब ये जैसे ही पता चलता है ससुराल वालों को, तो उसकी खोज में चले जाते हैं घर के जो भी बड़े हैं, ससुर या देवर। तो जैसे ही वो घर पहुंचती है अपने माँ बाप के यहाँ, तो वहां उसका स्वागत नहीं होता है कि बच्ची आई है, तो उसे किसी वजह से कि दुख के कारण ही वो आई होगी, या वो उस तरह की उसे बहुत छला जा रहा होगा, तो वहां से भी उसे भगा दिया जाता है और मारा पीटा जाता है। तो लड़की को फिर से वापस उसी वक्त रात को उसके ससुराल वालों के साथ भेज दिया जाता है। ये आम बात हो रही है। लेकिन एक प्रसंग में उन्होंने कहा कि जैसे ही वो घर पर आती है अपने ससुराल, तो ससुराल वाले क्या करते हैं, उसका पति जो लकड़ी का काम करने वाले जो होते हैं, सुतार
होते हैं ना काम, लकड़ी का काम करने वाले, तो उनके पास 5 किलो का एक लकड़ी का जो है जिसे कहते हैं एक रिंग बना लेता है मोटा, और उसके अंदर एक छेद किया जाता है और उसी में उस लड़की का पैर डालकर उसे बंद कर दिया जाता है, एक कील से बंद कर दिया जाता है, जिसे खोड़ा कहते हैं, मराठी में जिसे खोड़ा कहते हैं। तो ये उसकी सजा के तौर पर कि अब ये लड़की भागेगी कैसे, चाहे जितनी भी उसके साथ अन्याय हो जाए कि उसके मारा पीटा जाए या उसको भूखा रखा जाए, तो ये भागेगी नहीं। तो ये एक प्रसंग उन्होंने, तो ये कोई एक प्रसंग है लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय पितृसत्ता इतनी ज्यादा निर्मम थी और एक पुरुष व्यवस्था का इतना दबाव था कि चाहे वो ब्राह्मणवादी पुरुष, ये ब्राह्मणवादी पुरुष सत्ता का ही प्रभाव था कि जिसके कारण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता कुछ अलग है और दलित पितृसत्ता कुछ अलग है, ये पितृसत्ता का ही एक पूरा रूप है, स्वरूप है। तो इस तरह की सजाओं का प्रावधान उस समय था। तो लड़कियों के साथ जो खास करके जो बहुएं हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया, तो ये एक बहुत दुख भरा एक संदर्भ, जिससे पता चलता है कि पितृसत्ता हर जगह पर एक जैसा ही व्यवहार करती है, चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो अवर्ण है, चाहे वो दलित है। तो ये उन्होंने बहुत ही एक दर्दनाक विमल जी, क्या कारण है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श दोनों ही जो हाशिए के विमर्श हैं, उनमें भी कुछ मतलब मुक्ति की कामना और संघर्ष की समानता होने पर भी ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है कि दलित स्त्रीवाद की एक अलग धारा की पुकार भी हुई है, और दलित महिला रचनाकारों ने कहा है कि जो स्त्री विमर्श है या स्त्रीवाद है, उससे दलित स्त्रीवाद कुछ अलग तरह का है। और उसके आप उसे कैसे परिभाषित करेंगी कि दलित स्त्रीवाद की क्या आवश्यकता है और वो अलग किस तरह से है? हाँ, दरअसल ये जो आंदोलन है और जो दलित साहित्य आंदोलन का एक बहुत विशेष हिस्सा है स्त्रीवादी जो दलित साहित्य है। और मुझे लगता है कि एक बड़े लंबे समय तक इंतजार किया गया दलित महिलाओं ने, दलित महिला लेखिकाओं ने ये बड़े समय तक इंतजार किया कि उनके जो जाति के सवाल है, जाति, जेंडर और वर्ग, ये तीनों का जो एक बहुत बड़ा तिहरे शोषण को जो दलित महिला झेलती है, उसके बारे में कहीं ना कहीं उसकी आवाज नारी मुक्ति आंदोलन की भी आवाज बने और नारीवादी लेखन की भी आवाज बने। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें मैं समझती हूँ कि ये गैर दलित लेखिकाओं का या उनका कोई इसमें उनकी कोई ये मजबूरी है, उनकी मजबूरी इन द सेंस कि उनका कोई अनुभव नहीं है इस तरह, और वो दलित जीवन से बहुत दूर है। दलित जीवन का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि दलित बस्तियां बहुत दूर होती है। शहरों में भी आप देखेंगे कि जो भी एरिया है जहाँ बस्तियां हैं, वो दलितों की बस्तियां अलग है। दिल्ली में 42 बस्तियां हैं दलितों की, तो वहां तक आपकी नजर नहीं पहुंच पाती है, आप वहां तक नहीं जाते हैं, तो उस जीवन की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। गांव में आपका उनके साथ बिल्कुल संबंध नहीं है। सोशल जैसे विभाजन है, बहिष्करण है, बिल्कुल अलगाव है। तो उस जीवन के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, उनके जीवन की उनकी समस्या क्या है, उनके साथ क्या घटित होता है, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, और वो किस तरह का जीवन जीती है, किस तरह का खान पान है उनका, किस तरह का उनका रहन सहन है, और किस तरह की मजबूरियों से वो गुजरती है। तो दलित महिला सुबह से शाम तक सिर्फ गालियां सुनती है। गांव में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है
जिस सर्वे का जो रिपोर्ट निकली है उसका नाम है दलित विमेन स्पीक आउट, दलित बहना पहली बार बोल रही है। तो ये 4 जो वॉल्यूम्स निकले हैं उसका हिंदी अनुवाद जुबान से छपा है, हिंदी अनुवाद जुबान से छपा है। तो उसमें एक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर जो दलित महिलाओं का उत्पीड़न होता है उससे जो सवर्ण महिला जो समाज है, जो सवर्ण महिला का अपना जो परिवेश है, उस परिवेश में उसका कोई प्रवेश ही नहीं है। तो इसीलिए उस स्वानुभूति का साहित्य नहीं है होता है जो कि दूर से देखकर लिखा गया, केवल कल्पना के आधार पर या सिर्फ आपकी संवेदना के आधार पर। तो यहाँ पर भी यही हुआ। अब बल्कि ये मैं कहूंगी कि नारी मुक्ति आंदोलन से दलित नारी मुक्ति आंदोलन अलग हो गया था 85 में, क्योंकि ये वही समय था जब रूप कंवर को जला दिया गया था, सती कर दिया गया था। उससे पहले दिल्ली में 777 लड़कियों को दहेज की बलि हो गई थी, दहेज के कारण उनको जला दिया गया था। तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में दलित महिलाएं भी उसमें शामिल थी, जिसमें मैं भी शामिल थी। मैं तुरंत अभी एमफिल ही कर रही थी जेएनयू से। तो बहुत बड़ी संख्या में दलित महिलाएं उसमें शामिल थी। ये सारे पूरे जो नारी मुक्ति आंदोलन के जितने भी आंदोलन थे उसमें। लेकिन जब दलित महिला के सवाल को लेकर हम लोगों ने ये बात कही कि क्यों नहीं आप दलित महिलाओं की जो विशेष उसकी जो समस्या है जाति के आधार कारण और जेंडर के कारण, उसको भी तो कभी मुद्दा बनाना चाहिए, उस पर भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए, उस पर भी एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो यहाँ पर आकर बहुत बड़ी जय हुई हमारे बीच में कि नहीं, ये सभी महिलाओं का शोषण एक जैसा है। तो एक जैसा शोषण कहने के बाद कि वहां पर भी बहुत बहस हुई है, जिसमें विमला फारूकी और विमला रणदेवी और वीणा मुजुमदार और वृंदा करात, तब छोटी थी वृंदा करात मेरी ही एज की, और तमाम जो उस समय नेतृत्व दे रही थी, प्रमिला दंडवते जी, ये सब लोग थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं की समस्या एक जैसी ही है, सभी महिलाओं की समस्या। तो हमने कहा कि फिर आपने दलित महिलाओं के बारे में सोचा क्या है, या आदिवासी महिलाओं की समस्या एक जैसी कैसे हो सकती है, या मुस्लिम महिलाओं की समस्या कैसे एक जैसी हो सकती है। तो इस पर फिर जो है नारी मुक्ति आंदोलन जो एक था उसके 2 फाड़ हो गए, और हम लोग जो कि हम सोच रहे थे कि जाति के प्रश्न को लेकर, जेंडर के प्रश्न को लेकर और उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर नारी मुक्ति आंदोलन भी बात करे, लिखे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं उस पर लेखिकाएं भी थी जो लिखे इसके ऊपर। तो फिर ये 2 फाड़ हो गए, हम अपने रास्ते चले, वो उनके रास्ते अभी तक चल रहे हैं, हम अपने रास्ते अभी तक चल रहे हैं। तो इसीलिए आपने जो सवाल किया है कि क्यों ऐसा है कि जो सवर्ण या गैर दलित लेखिकाओं की लेखन में दलित महिला की समस्या कहीं उजागर नहीं होती है, कहीं वहां पर उसके बारे में कहीं कोई बहुत ज्यादा एक आध उदाहरण है हमारे सामने। मैत्री पुष्पा ने कुछ कहानियां लिखी है जो महिला ढोने की प्रथा के खिलाफ, और महिलाओं के उस दुख दर्द को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रेखांकित। छुटकारा कहानी, फैसला छुटकारा, ये कहानी पहले लिखी थी, मुझे याद अभी नाम याद नहीं आ रहा। छुटकारा नाम था वो कहानी का। असल में हमारे कम समय रह रहा है, तो ये जो कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं कुछ मैं इनमें से भी पढ़ देती हूँ। तो मिहिर जो है, मिहिर पांड्या जुड़े हुए हैं। कोई सवाल दिखाई नहीं दे रहे इसमें। कोई बात नहीं, आपको पढ़ के बताइए जी।
तो मिहिर जी ये कह रहे हैं कि वो दो तीन बातें उन्होंने उठाई। एक तो ये कि जो आजादी का आंदोलन चल रहा था तब भी आगरकर और तिलक के बीच में ये सवाल ये था कि ये जाति का जो सवाल है ये हमारा अंदरूनी मसला है और हम बाद में जी सुलझा जी लेंगे। और ये जो बात आपने अभी महिला आंदोलन की इसमें भी ठीक इसी तरह है कि जो दलित महिलाओं के अलग मसले हैं, अगर हम उनको पहले रखेंगे या उनको जोर से कहेंगे तो शायद महिला आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो ये सवाल अभी हाशिए में नहीं, रह या बहना पर टूटेगा, उन्होंने ये भी कहा बहना पर टूटेगा। और जी बिल्कुल एयर टाइट कंपार्टमेंट मत बनाइए, अपना चूल्हा बनाई। अलग मत करिए, अपना हाँ चूल्हा अलग मत करिए। ये सारे आरोप हम पर हुए हैं और हाँ उसमें मैं बहुत अगुवाई कर रही थी, मैं और कौशल्या बैसंत्री उस समय। जी रजनी तिलक बहुत छोटी थी तब, और बाकी भी बहुत सारे अभी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बना था, लेकिन जितना भी था, एक मिसेस पुरी थी, वो भी बहुत अच्छा इसमें शिरकत करती थी। एक मिसेस चक्रवर्ती थी, वो भी इसमें बहुत शिरकत करती थी। बाद में वो लोग धीरे धीरे हट गए, लेकिन मैं डटी रही शुरू से अंत तक और अभी तक। और उसके बाद फिर दलित मुक्ति दलित महिला आंदोलन का एक बड़ा एक बहुत फैलाव हो गया, जो अभी हाँ तक भी उसका असर है और अभी भी बहुत जोरों से वो आंदोलन चल रहा है। खैरलाल लेकिन जी की समस्या हाँ पर बहुत ज्यादा महिलाएं एकत्रित होकर एक यवतमाल और नागपुर और वर्धा में 10-10 हजार महिलाओं ने इसके खिलाफ खैरलाल जी में जो घटना हुई थी, जो बलात्कार की, जो सामूहिक बलात्कार की जो घटना हुई थी, जिसमें पूरे परिवार को मार दिया गया था और लड़कियों पर और महिला पर बलात्कार। तो उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर उसका प्रतिरोध किया था और बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए थे। तो वहां पर भी हम देखते हैं रेखा जी कि आ, ये तो मेरा मेरा खुद का अनुभव तो है ही, और मेरी बहुत सी जो साथी हैं उनका भी है। पुणे में जो आपने शर्मिला रेगे का नाम सुना होगा। जी जी शर्मिला बिल्कुल रेगे अपनी किताब में एक प्रसंग लिखती है इसी इसी संदर्भ में, कि जब वहां पर तमाम महिलाओं ने सबने एकत्रित होकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया खैरलाल जी की ही इस जघन्य घटना के खिलाफ। तो जो सीपीआई सीपीएम का जो जनवादी और ग्रुप है, उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमें जल्दी नहीं बताया इस बारे में, तो इसलिए हम इसमें इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। ये लिखा हुआ है, ये मेरी आंखों देखी घटना नहीं है, लेकिन शर्मिला रेगे ने इस बात को लिखा है, अपनी किताब में लिखा है। जी यही स्थिति है। हम मतलब एक दोहरी जमीन के साथ खड़े हैं कि एक तरफ तो ये है कि अगर ये अस्मिता मूलक विमर्श ना हो, अगर अलग अलग इन मुद्दों पर बात ना हो, तो हम जान ही नहीं पाते कि उसके भीतर कितनी परतें चल रही हैं और कितने अंडर करंट्स हैं जो हमारे समाज को वैसा ही बनाए रखने, मतलब यथास्थिति को बनाए रखने में सक्रिय रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा नागरिक अधिकारों का मुद्दा है, जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण का सवाल खारिज किया जाता है, उस बिल को गिराया जाता है, और जिस तरह से ये सारी जकड़बंदी चलती रहती है कि नागरिक अधिकारों पर बात बहुत कम होती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर नागरिक अधिकारों पर बात होती है तो उसमें जाति का सवाल भी सुलझ सकता है और जेंडर का सवाल भी सुलझ सकता है? क्योंकि संविधान तो सबको बराबरी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है ना। तो अगर हमारी सामाजिक संरचना की सोच संविधान की तरफ चले, संविधान को ही केंद्र में रखकर चले, जैसे वो हमारा बाइबल या धर्म ग्रंथ या सबसे बड़ी चीज हो, तो ये दोनों सवालों को के निराकरण में कितनी कोशिश संभव हो सकती है, कितनी, मतलब क्या वो ही एकमात्र दिशा है हमारे सामने?
हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि जो महिला आरक्षण का जो बिल है लटका पड़ा हुआ है 20 साल से। 4 साल पहले वो राज्यसभा में पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा तक अभी तक पहुंचा नहीं। उसके बाद वो निरस्त हो गया। और मैं शुरू से अभी तक पिछले 2 वर्षों तक मैं इस आंदोलन में बराबर शरीक होती रही। और एक रिचुअल सा हो गया था हर साल कि जितनी नेशनल मूवमेंट्स है, विमेन्स मूवमेंट है, एक साथ हम सभी एकत्रित होकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो लोकसभा की अध्यक्ष उनसे और विपक्ष के अध्यक्ष से हम मिलते रहे। ये 4 लोगों को मिलने का जो है वो सिलसिला 20 साल से लगातार, जिसमें 17 साल तक तो मैं खुद ही जाती रही। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पास ना हो, जो बिल पास ना करने की जो एक सोच है, जो पुरुषवादी सोच है, वो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, अब तो खैर एक ही पार्टी के सबसे ज्यादा वहाँ बहुमत है। उनके जहन में तो स्त्री तो एक बिल्कुल ही उनके लिए तो स्त्री का अस्तित्व भी नकारा सा है और स्त्री के प्रति कोई उनकी संवेदनाएं नहीं है। तो अब तो ये बिल कभी पास नहीं होगा, ऐसे लग रहा है। तो ये आरक्षण के लिए जो स्त्री का जो आधी 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 आबादी है, उसके लिए हम 33% मांग रहे हैं। क्योंकि दोनों जगह पर आप देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा और विधान सभाएं हैं, वहां पर स्त्री की उपस्थिति बहुत कम है, बहुत कम है। कहीं कहीं तो इतनी कम है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, इतनी कम है। तो क्या वहां पर महिलाओं की उपस्थिति नहीं हो तो उसके सवालों को कितने गंभीरता से लिया जा रहा होगा, या जाति के सवाल को कितनी गंभीरता से वहां लिया जा रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि बहुमत में अगर पुरुष है और पुरुष भी पुरुषवाद भी मानसिकता से ग्रसित है, तो वहां पर तो न्याय मिलने की कोई या स्त्री के पक्ष में कोई मत देने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो हम लगातार ये देख रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट महिला प्रेसिडेंट थी, महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी और महिला सत्ताधारी पक्ष की अध्यक्ष थी, तब भी एक बिल पास नहीं हुआ है। तो वो कौन सा समय होगा कि जब महिला बिल पास होकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी उनके अपनी जनसंख्या के आधार पर। और बीच में फिर ये भी आता है कि अगर आरक्षण, ये तब भी एक सवाल, एक बहुत और दूसरा पेचीदा सवाल आ गया था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग हुई थी। ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं ने उस आरक्षण के भीतर 33% के भीतर अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपनी सीटें उन्होंने कि हम चाहेंगे कि हमें भी उतनी सीटें मिले। तो ये कहा गया था कि पहले आरक्षण ले लेते हैं और बाद में आपस में बैठकर फैसला करते हैं। तो तब ये बहुत बड़ा सवाल हो गया था और बहुत बड़ा झमेला हो गया था और आपस में बहुत टूटन हो गई कि एक दलित महिला या ओबीसी महिला या मुस्लिम महिला अगर अपने जनसंख्या के अनुपात में अगर वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है, तो यहाँ पर फिर वही बात आती है जी, जो लालू यादव जी ने कहा था, उस बात से मैं सहमति नहीं कि बालकटी महिलाएं ही आ जाएगी। बालकटी महिलाएं का मतलब जो सम्रांत परिवार की जो महिलाएं हैं उन्हीं की उपस्थिति वहां होगी। और जो दबे कुचले समाज की महिलाएं हैं, जो हाशिए की समाज की महिलाएं, उनकी उपस्थिति फिर नदारद होगी। तो उनके सवालों को उठाएगा कौन और उनको न्याय की क्या गुंजाइश वहां बनी रहती है। तो ये इन सवालों को महिला लेखन में, दलित महिला
लेखन में आप देख सकते हैं उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में, आत्मकथन जो अभी आए हैं उसमें भी इसकी झलक आपको दिखाई देगी। मैं एक कविता आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी जो कि मैं छोटे से 2 सवाल पढ़ देती हूँ। ये अंतिम सवाल है जो मेरे इधर से आ रहे हैं। ये हमारी 2 शोधार्थी छात्राएँ हैं संभवतः। एक तो जेएनयू की है और एक और भी युवतर साथी है। इन दोनों ने इन दोनों के सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगी कि उन्होंने पूछा कि एक कह रही है कि क्या ये शोषण का भी सोशल कंडीशनिंग होता है कि आपको उस शोषण को बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। और एक कह रही है कि जब भी कोई स्त्री अस्मिता पर आधारित विषयों पर बात करते हैं तो उनका इतना मुखौल उड़ा दिया जाता है कि लगता है कि इस चुनौती से कैसे लड़ें। तो ये दोनों सवाल जो है मतलब जाति और जेंडर दोनों पर केंद्रित है, लेकिन सवाल ये है कि सोशल कंडीशनिंग इतनी बड़ी है कि क्या शोषण को भी स्वीकार भाव से लेना ही एक तरह से मतलब सब नॉर्मल हो गया है, जैसे कि ये होगा ही होगा। बहुत तो अच्छा ये सवाल है, बहुत अच्छा छोटी सवाल। लड़कियां हैं लेकिन उनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं तो मुझे ये बहुत भी ये मुझे आश्वस्त भी कर। जी, जी, जी। मुझे तो भी अब बहुत मेरा अंतिम सवाल है, इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए और कविता सुनाइए कि तो क्योंकि केवल दलित महिला का ही यहाँ पर सवाल नहीं है। हर लड़की को बचपन से यही कहा जाता है कि देखो तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो। लड़की की तरह उसे रहने के लिए पूरा माहौल सामाजिक और सांस्कृतिक और तमाम चीजें जो है उस पर दबाव डाला जाता है। और फिर वो उसकी कंडीशनिंग, जो सोशल कंडीशनिंग की बात कही है आपकी छात्रा ने, बिल्कुल सही, कि वो एक सोशल कंडीशनिंग हो जाती है कि मेरी स्थिति यही है। इसे ही तो भाग्यवाद से जोड़ा गया है। जो धर्म ग्रंथों में जो भाग्यवाद और कर्मवाद, जो ईश्वर और धर्म और कर्म की बात कही और भाग्य की बात कही, उसमें इसमें भाग्य भी दलितों के साथ भी यही है कि दलित जन्म इसलिए तुम्हारा अस्पृश्य जन्म हुआ है, अस्पृश्य या अछूत के रूप में तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि पिछले जन्म का तुम्हारे कर्म का ये फल है। और अब ये तुम्हारा भाग्य है, इसलिए तुम्हें इसे निभाना पड़ेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि ये ईश्वरीय फरमान है, ये ईश्वर निर्मित है। तो ईश्वर निर्मित जब बात कर एक बार कह दिया धर्म ने, तो धर्म के खिलाफ जाने का किसी की भी क्या कहना चाहिए उसे, हिम्मत नहीं होती है और वो उससे दब जाता है। उसी तरह से लड़कियां और महिलाएं उनको नैतिकता के इतने बंधनों में बांध दिया जाता है और उसकी यौन शुचिता को पूरी तरह से उसके ऊपर, जैसे कि यौन शुचिता ही उसकी नैतिकता का पूरा दायरा है और उसको तोड़कर वो अगर निकल गई तो फिर वो विशृंखल हो गई। और ये लिखा हुआ है। और उसी तरह का जो माहौल सारे घरों में और सारे बाहर भी वही, दफ्तरों में भी वही। अगर कोई लड़की बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी गायिका है या बहुत अच्छी नृत्यांगना है या बहुत अच्छी क्रिकेट प्लेयर है, तो उसको किस तरह से, किस नजर से देखा जाता है। या कोई शिक्षिका है और बहुत टैलेंटेड है लेकिन दलित है या मुस्लिम है या आदिवासी है, तो उसके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, उसके साथ किस तरह की अपमानित किया जाता है। अभी जो पायल तडवी का जो एमबीबीएस होकर उसने आत्महत्या की है, एमबीबीएस लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी ही साथ काम करने वाली डॉक्टर, जो सवर्ण लड़की है डॉक्टर। तो ये जो सोशल कंडीशनिंग का जो बहुत बड़ा एक सवाल है, वो जाति से भी जुड़ा है और जेंडर से भी जुड़ा है। ये दोनों दायरों को तोड़ना स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब तक ये दायरे तोड़ती जाएगी, जो पिंजरे तोड़ती जाएगी और यहाँ से एक उड़ान भरेगी लड़कियां, तो वो एक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और महात्मा फुले और सावित्री बाई ने उस समय सोचा था, देखिए कब सोचा था, 1880 में, 1848 में सावित्री बाई फुले लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोलती है।
और तमाम जो पुणे के ब्राह्मण जो है वो उनको इतना प्रताड़ित करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते हैं, थूकते हैं, तब भी वो अपने इस महान कार्य के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटी। और आज जो हम जो पढ़ लिख कर आज कुछ एक सवाल खड़े कर रहे हैं और जेंडर के सवाल पर, जाति के सवाल पर और अपनी मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो वहां से शुरुआत होती है। तो लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में कहीं पर भी सावित्री बाई का जिक्र नहीं आता है। खास करके हिंदी प्रदेश में सावित्री बाई, महात्मा फुले बिल्कुल कहीं पर भी इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर्स है, लेकिन उनका नाम नहीं आता है, क्योंकि ये एक जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जो एक बहुत बड़ा दायरा है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो सब जगह पर कब्जा कर रखा है। ये कब्जा करण की बात है कि कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है कि जहां पर उनका वर्चस्व नहीं है, उनका जो उनके दायरे में नहीं है या उनका कंट्रोल नहीं है। तो लड़कियों की ये जो सोच पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। लड़कियों को इसी तरह से होना चाहिए, इसी तरह से कपड़े पहनना चाहिए, इसी तरह से उन्होंने गहने पहनना चाहिए। लड़की अगर शादी कर रही है तो तमाम तरह के गहनों से लगभग होकर ही उसे जाना है, इसी तरह से उसे मेकअप करना है, इसी तरह से ये एक सोच उसके लिए बना दी गई और बाजार उसमें अपना पूरा योगदान दिया। तो ये कंडीशनिंग सोशल ही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशनिंग भी कर दी गई है, सांस्कृतिक कंडीशनिंग और उसके साथ धार्मिक कंडीशनिंग। धर्म से ही बंधी हुई सारी चीजें हैं। अगर आज पढ़ी लिखी लड़कियां जो कि वही पति अगले जन्म में 7 जन्मों तक मिले, इसलिए अगर वो करवा चौथ का व्रत करती है और अपने आप को एक निर्भर कि पति पर भी, चाहे वो पढ़ी लिखी और खुद कमा रही है, खुद आर्थिक रूप से पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, वो लड़कियां भी ससुराल जाते ही ये सब इन सभी जो व्रत और जो परंपराएं हैं, जो रिलीजियस परंपराएं हैं, उसमें फंस जाती है। और यहीं पर मुक्ति का सवाल बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक दिन इस श्रृंखला में हम इन व्रत कथाओं पर भी बात करने वाले हैं, उसकी सूचना सही समय आने पर देंगे। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पेपर है अस्मिता मूलक विमर्श का, उसमें अंबेडकर के साथ साथ ज्योतिबा फुले को, सावित्री बाई फुले अलग से तो नहीं है, लेकिन हाँ ज्योतिबा फुले पर एक सेक्शन है जो पढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि पाठ्यक्रमों में जो सबसे पहले जो भारत के सबसे पहले जो सोशल रिफॉर्मर है, जिन्होंने जाति और जातिगत भेदभाव को तोड़ने की कोशिश की, जाति के दायरे को तोड़ने की कोशिश की और महिलाओं को मुक्ति देने का एक प्रयास किया है। सावित्री बाई फुले ने उस समय जो विधवा महिलाएं थी, जो विधवा हो जाती थी जल्दी बचपन में, क्योंकि शादियां जल्दी हो जाती थी, बाल विवाह, तो उन लड़कियों की शादी दोबारा नहीं होती थी, जो सवर्ण लड़कियां थी। तो उनके और फिर उनके ऊपर यौन शोषण हो जाता है, और यौन शोषण होना तो एक आम बात है कि घरों में पुरुषों द्वारा। तो ऐसी लड़कियां बहुत गर्भवती हो जाती थी और वो कभी-कभी आत्महत्या करती थी। तो ऐसी लड़कियों को सावित्रीबाई फुले ने अपने यहाँ शेल्टर दिया था, उनके लिए रहने की व्यवस्था की थी और उनकी प्रसव की व्यवस्था भी की थी और उनके बच्चे होने के बाद बच्चों का पालना घर भी उन्होंने बनाया था। अब सोचिए कि वो एक समय था जब ब्राह्मण व्यवस्था इतनी कट्टरता का रूप लिए हुई थी कि उनको स्कूल मतलब पढ़ाने जाने के लिए भी इतना
सायास करना पड़ता था और इतने उत्पीड़न से गुजरना पड़ता था। तो उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक क्रांति का कदम था। वो सबसे पहला स्त्रीवादी आंदोलन का सबसे पहला कदम था, माना जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो सब जगह पर है, ये पाठ्यक्रम में शामिल है। जी, जी, बिल्कुल। और अब ये अस्मिता मूलक विमर्श के जो पेपर आ रहे हैं उनमें तो है ही, लेकिन खैर आज की ये सारी बातचीत बहुत दिलचस्प रही और जिस सहज ढंग से आपने जो भी अपनी बातें रखी वो ऐसे था जैसे अनुभव के एक एक क्षण से छन कर आ रहे हूँ। तो उनमें जो सहजता थी और सच्चाई की जो तपिश थी वो दोनों स्पृहणीय है। मतलब वो साहस, वो सम्मान सबके काबिल हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जाति और जेंडर पर जो हमारा आज का ये मतलब इस श्रृंखला का अभी ये पहला सेशन हुआ है। अभी और भी इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो और भी इस तरह के सवाल आगे आएंगे और ऐसे सत्र जुड़ेंगे। लेकिन आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया, इसमें भागीदारी की। अभी एक बात रह जाती है, मैं एक कविता जरूर आपको जो और तो जेंडर और जाति का दोनों का यहाँ पर के विरोध में वो अपनी बात लिख रही है। चल्लापल्ली स्वरूपा रानी कन्नड़ में लिखी थी उन्होंने, कन्नड़ से आंध्रा की कौन सी भाषा है, आंध्रा की तेलुगु से ही अनुदित है। वो लिखती है अपनी अस्मिता के सवाल को, संघर्ष को वो अभिव्यक्त कर रही है। मैं कटी झाड़ियों में फंसकर तड़पने वाली गौरैया हूँ। मैं कटी झाड़ियों में फंसकर तड़पने वाली गौरैया हूँ। किसी भी तरफ हिलूं कांटे चुभेंगे मुझे ही, कांटे चुभेंगे मुझे ही। पीढ़ियों से मेरे इर्द गिर्द फैलाई गुलामी की जंजीरें हैं। अरे हाँ, अपनी जिंदगी को मैंने जिया ही कब, अपनी जिंदगी को मैंने जिया ही कब। क्योंकि गुलामी की जंजीरें इतनी ज्यादा है कि उसे तोड़ने का साहस तो अभी तक नहीं हुआ है, और जब करती है तो जो कांटे चुभते हैं वो उसे ही चुभते हैं चारों तरफ से। और एक और कविता है सुशीला टागोरे की, छोटी सी कविता है। फिर से इतिहास नया रच डाले। एक विद्रोहिणी बनकर जो लिख रही है, एक विद्रोह है उसमें उसकी कविता। फिर से इतिहास नया रच डाले, वह होगा नई चेतना पर आधारित। नहीं होगी जिसमें कुंठित कथाएं सामाजिक, सबके हित में सभी बातें होगी प्रामाणिक। विद्रोहिणी बन चिखती हूँ, विद्रोहिणी बन चिखती हूँ, गूंजती है आवाज सब दिशाओं में। मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, छत का खुला आसमान नहीं। ये सुशीला टागोरे की कविता ने उस विषमता मूलक सनातनी जो परंपराएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो कि स्त्री को कई कई तरह की जंजीरों में जकड़ रखा है, उसे तोड़ने की जो एक इच्छा है, जो इच्छा शक्ति उसमें है, वो उसको इसी आंदोलन से मिली। जो दलित साहित्य आंदोलन है या स्त्री मुक्ति आंदोलन या दलित स्त्री मुक्ति आंदोलन, उससे मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की रचनाएं हमारे बीच में है, दलित साहित्य के महिला लेखन में अगर ये है, तो मुझे लगता है कि वो जो जिस समाज की, जिस समतावादी समाज का जो सपना उसके आंखों में खिल रहा है, और आने वाली जो पीढ़ी है उनके आंखों में वो रोकना चाहती है कि नहीं, अब बस हो गया, अब इससे ज्यादा और नहीं सहेंगे नहीं, और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। प्रतिरोध की आवाजें हमारी तेज से तेजतर होती जाएगी, और वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब जाति और जेंडर का जो जो दायरा है, जो कसाव है हमारे चारों तरफ, जो बेड़ा है, उस बेड़े को हम तोड़ पाएंगे। तो दलित साहित्य के संदर्भ में यही बात मैं आज आपके सामने जाति और जेंडर के सवाल को लेकर मैंने आपके सामने रखी।
मुझे लगता है कि सुनने वाले हमारे जितने व्यूअर्स थे उनको पसंद आए। और रेखा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे भी बहुत खुशी हुई इस बात को क्या इस मुद्दे को लेकर बात करने में क्योंकि जातिगत जितना जो भेदभाव जितने भी अनुभव मेरे भी रहे हैं और फिर मैं दलित हूँ और महिला हूँ, जो सुशीला टैगोर ने कहा, तो उनके शोषण का या उनके अपमान का और उनके तरफ देखने का रवैया बदला हुआ होता है। एक तिरस्कार पूर्ण नज़रिया होता है, चाहे आप कुछ भी कितनी ही कमाल कर दीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में कमाल कर दीजिए, कितना ही टैलेंटेड है आप, लेकिन आपकी तरफ देखने का रवैया बिल्कुल चेंज नहीं होता है। चाहे आप यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हो जाइए, चाहे वो आप देश के प्रेसिडेंट हो जाए, बदलाव नहीं होगा। लेकिन हम बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है और ये प्रतिबद्धता हमारे लेखन के द्वारा अभिव्यक्त होती रहे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद विमल जी। बहुत सार्थक बातचीत रही। मुझे आशा है कि आप सबको खूब पसंद आई होगी और कल हम भारतीय स्त्रीवादी दृष्टि पर बात करने के लिए अनामिका जी के साथ उपस्थित होंगे। समय वही रहेगा शाम 5 बजे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।